सन 2021 में सोल्ट लेक सिटी यूटा अमेरिका की पुलिस को एक लड़के के फोन से एक वीडियो मिली और जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो लिटरली उनका दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो वीडियो देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन जब उस वीडियो के पीछे की सच्चाई पुलिस वालों को पता लगी तो यहाँ किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस केस ने मुझे अंदर तक इतना टच किया कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि पुलिस वालों को मिली थी, लेकिन उसका बहुत छोटा पार्ट ही दिखा पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता। आगे वो कॉपीराइट्स के भी इशू होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के भी इशू होते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। 28 जनवरी 1976 के दिन डैनियल नाम के इस बंदे का जन्म पोर्टलैंड अमेरिका में हुआ। इसके पूरी फैमिली में इसके माता पिता और इसके 3 भाई और सभी के सभी यहाँ पोर्टलैंड में बने हुए एक फार्म के अंदर रहा करते थे। सारा दिन ये लोग अपनी पूरी मेहनत करते, अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर रहे थे, पशुओं को पाल रहे थे और इनसे जो इनको मिलता आउटपुट उससे इनका घर भी चल रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहाँ पर डैनियल के पिता ने डैनियल को और साथ ही सभी बच्चों को समझाया कि सब कुछ तुम्हारा फैमिली ही है, इसके अलावा अगर तुम किसी को अपना बनाना चाहते हो तो उसको तुम्हारा बनने में टाइम लगेगा। और ये चीज बहुत लंबे टाइम तक जब डैनियल को और उसके भाइयों को समझाई गई तो उनको समझ आ भी गई कि हाँ, सबसे जरूरी परिवार ही होता है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे डैनियल बड़ा होता जा रहा था। उसका स्कूल में ही इंटरेस्ट जो था वो आईटी और कंप्यूटर में रिलेटेड बन चुका था। उसको बहुत पसंद था कंप्यूटर के अंदर सारा दिन माथा मारना और यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी को अपने माइंड में बैठाना। बहुत छोटी उम्र से ही उसका इनमें इंटरेस्ट बन चुका था और उसने सोच लिया था कि वो बड़ा होकर इसी फील्ड में अपना पूरा करियर बनाएगा। लेकिन तब यहाँ टाइम आया सन 1994 का जब डैनियल के पिता उनकी सडनली ही ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई और इसका इफेक्ट डैनियल के ऊपर बहुत बुरा पड़ा। उसको यहाँ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसकी जिंदगी में क्या हो गया है। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। 1976 में वो पैदा हुआ था और यहाँ 1994 तक आते आते उसके पिता उसको छोड़कर जा चुके थे। उसको अपने पिता की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। लेकिन यहाँ उसका इंटरेस्ट जो कि IT टेक्नोलॉजी में पहले से ही बना हुआ था तो उसने उसी के अंदर अपना करियर बनाने का सोच लिया था पहले से ही। तो वो आगे भी इसी में प्लान करने वाला था और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डैनियल को मजबूरन अपना शहर पोर्टलैंड छोड़ना पड़ा। वहां से वो निकलकर सालेम शिफ्ट हो गया और वहीं की एक यूनिवर्सिटी में आगे IT की पढ़ाई करने लगा। लेकिन इसी पढ़ाई को करते करते उसकी ही यूनिवर्सिटी में एक एलिजाबेथ नाम की लड़की भी पढ़ा करती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को एक दूसरे में पहली अट्रैक्शन में ही जो प्यार की वाली फीलिंग्स थी वो आ चुकी थी। अब डैनियल जो कि अपने कॉलेज का, अपने कैंपस का सबसे स्मार्ट लड़का भी वहां माना जा रहा था, जबकि एलिजाबेथ उसके पीछे भी लड़कों की लंबी कतार लगी हुई थी। लेकिन यहाँ दोनों ने सबको आउटसाइड किया और दोनों अब एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। सन 2001 तक आते आते दोनों की ही मास्टर्स की जो डिग्री थी वो पूरी हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी का इनका टाइम खत्म हो चुका था और इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना वो शादी कर लें। 2001 के एंड होते होते इन्होंने शादी भी कर ली और हम आगे चलते हैं 5 साल और बात करते हैं सन 2006 की, जब यहाँ इन दोनों के 3 बच्चे भी हो चुके थे, 1 लड़का 2 लड़कियां और ये पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना वो लॉस वेगस में शिफ्ट हो जाएं क्योंकि यहाँ डैनियल को एक अच्छी प्लेसमेंट नौकरी मिल रही थी लॉस वेगस में रहते हुए। तो उन्होंने सोचा कि पूरा परिवार लॉस वेगस शिफ्ट हो जाएगा और वहीं रहकर अपना खाएगा कमाएगा। डैनियल, एलिजाबेथ और उनके 3 बच्चे अब लॉस वेगस में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन यहाँ डैनियल की पत्नी, उसका भी बहुत मन कर रहा था कि क्यों ना वो भी नौकरी करे और थोड़े से अगर वो पैसे कमा लेगी तो ऑब्वियसली घर उनका और ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। लेकिन यहाँ डैनियल ने साफ मना कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना कमा रहा हूं कि पूरे परिवार को अच्छे से चला सकता हूं, तुम बस बच्चों का ध्यान रखो। तब यहाँ टाइम आया सन 2010 का जब उनके एरिया में, लॉस वेगस के उसी एरिया में, वहां सीनेट के इलेक्शन होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे। अब सीनेट आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ का एक MLA वहां के एक सीनेट के बराबर ही होता है। तो अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहां सीनेट क्या होगा। तो अब उसके इलेक्शन आने वाले थे और यहाँ एलिजाबेथ का स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा था पॉलिटिक्स के अंदर। तो उसने इस चीज की डिस्कशन अपने पति डैनियल के आगे रखी कि यार देखो अब इलेक्शन आ रहे हैं और तुम्हें पता ही है कि मुझे पॉलिटिक्स शुरू से ही पसंद रही है, तो मैं भी चाहती हूं कि मैं अपने एरिया की सीट से चुनाव लड़ूं और क्या पता अगर हमारी किस्मत खुल जाए और मैं चुनाव जीत भी जाऊं तो हम और ज्यादा ऊंचे लेवल पर अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। यहां लिटरली डैनियल ने साफ कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमको अगर चुनाव लड़ने हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट है और अगर तुमको उम्मीद है कि तुम कुछ कर सकती हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम इस लाइन में उतरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को मैं संभाल लूंगा और
ऑब्वियसली यहाँ जो नौकरी है वो भी मैं संभाल लूंगा, घर को भी मैं संभाल लूंगा, तुमको पूरा टाइम मिलेगा अपने इलेक्शंस की तैयारियों के लिए। एलिजाबेथ ने जैसे ये सुना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने सीधा इलेक्शन का जो वो नॉमिनेशन का फॉर्म होता है वो फिल कर दिया और अब अपने इलेक्शन की तैयारियों में लग चुकी थी। उसका पति अब पीछे डैनियल अब पूरा घर संभालता, उसको नौकरी भी करनी थी, अपने तीनों बच्चों को भी संभालना, तो उनको स्कूल लेकर जाना, वहाँ से वापस लेकर आना और सारे जो घर का सामान था, खाना वाना बनाना, घर का सामान लेकर आना, सब कुछ टोटली यहाँ डैनियल हैंडल कर रहा था। और इसी के बदले यहाँ एलिजाबेथ को पूरा टाइम मिल चुका था कि वो अपने चुनाव की अच्छे से तैयारी कर सके। दिन था 2 नवंबर 2010 का, जब फाइनली इस सीट का रिजल्ट आया और अब की बार रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि एलिजाबेथ इस सीट को जीत चुकी थी, वो इलेक्शन जीत चुकी थी। जैसे ये रिजल्ट्स दुनिया के सामने आए तो सभी हैरान हो गए कि एक हाउसवाइफ जो कि घर में ही रहा करती थी, ना कोई बाहर जाती थी, ना उसका कोई पिछला पॉलिटिकल करियर रहा था, ना ही उसके पेरेंट्स माता पिता कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, और एक महिला पहली बार पॉलिटिक्स में आती है और वो इलेक्शन जीत भी जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम में यही खुशी, ये जो अभी जी रहे हैं, ये सब कुछ बिखरने वाला है, ये सब कुछ टूटने वाला है। बहुत जल्दी ही यहाँ डैनियल को यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ किसी से बहुत ज़्यादा बातें करती रहती है, सारा दिन फ़ोन के ऊपर वो लगी रहती है। जब उसने एक दिन उसका फ़ोन चेक किया उठाकर तो उसे पता लगा कि यहाँ डैनियल की पत्नी एलिजाबेथ सारा दिन एक टाइगर हेलगेलियन नाम के बंदे से बात करती रहती है। असल में टाइगर हेलगेलियन कोई और नहीं, वहाँ का एक बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर रह चुका है और असल में यहाँ वो भी दूसरे स्टेट का एक सीनेट रह चुका था पहले भी, और अब की बार भी उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अब की बार जीत नहीं पाया था। बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे काफ़ी। जब यहाँ ये बात डैनियल को पता लगी कि देखो वो तो सारा दिन काम करता मर गया और यहाँ उसकी पत्नी एलिजाबेथ किसी और को अपना टाइम दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ डैनियल चुप रहा। उसने एलिजाबेथ को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने देखा कि फिर भी अभी बातें उनकी कमी नहीं हो रही हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं, तो एलिजाबेथ को उसने फिर कुछ नहीं कहा। वो अपने घर से निकला, अपनी गाड़ी उठाई, दूसरे स्टेट में सीधा टाइगर हेलगेलियन के पास गया और उसको कहने लगा कि देखो यार, मेरी पत्नी है एलिजाबेथ, तुम उसके साथ इतनी बातें मत किया करो, प्लीज ये सब कुछ बंद कर दो जो भी तुम्हारे बीच चल रहा है। लेकिन यहाँ टाइगर हेलगेलियन ने साफ तौर पर कह दिया कि तुम मुझे मनाने के लिए चले आए, तुम मुझे मना करने के लिए चले आए, लेकिन तुम अपनी जाके पत्नी को ही रोक लो, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? मैं तो करूंगा, अगर वो करेगी तो मैं करूंगा, अगर वो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। ये बात सुनते ही बेचारा डैनियल अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस गाड़ी में बैठा, वापस अपने घर आया और जस्ट यहाँ एलिजाबेथ को नोटिस करने लगा कि आखिर उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है। तब यहाँ अक्टूबर 2011 का टाइम आया जब फाइनली एलिजाबेथ को अपने इस पॉलिटिकल ट्रिप के लिए ही लॉस वेगास से दूर जाना था, लेकिन यहाँ वो डैनियल को बताकर गई थी कि वो अकेली ही यहाँ से जा रही है अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। लेकिन यहां उसने डैनियल को यह नहीं बताया कि इस पॉलिटिकल लीडर्स के ग्रुप में ऑब्वियसली यहां टाइगर हेलगेलियन भी जाने वाला है। जी हां, डैनियल को तब पता लगा जब उसने फोटोज जो कि ऑब्वियसली एलिजाबेथ ने डैनियल को भेजी थी, और जब उसने वो फोटोज देखी तो वो हैरान हो गया कि टाइगर यहां क्या कर रहा है, ये भसड़ यहां क्या मची हुई है। ये चीज जानकर वो बहुत ज्यादा अपसेट सा हो गया। वो बस वेट करने लगा कि एक ट्रिप कब खत्म होगा और कब यहाँ एलिजाबेथ वापस घर पर आएगी। और अक्टूबर 2011 के मिड में ही यहाँ वो ट्रिप खत्म हुआ और वापस एलिजाबेथ अपने घर पर आ चुकी थी अपने सूटकेसेस वगैरह लेकर, और वो अपने सूटकेसेस लेकर अपने रूम में गई, वहां उनको खोलने लगी। पीछे से डैनियल आया और उसने बात करनी शुरू कर दी कि एलिजाबेथ देखो बात क्या है, तुम टाइगर के साथ इतना टच में क्यों हो? मुझे पता है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझे चीट कर रही हो, तुम मेरा विश्वास तोड़ रही हो। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ जो कि ट्रिप से थकी हारी यहाँ घर पर आई थी और आते ही उसको ये सब कुछ सुनने के लिए मिल रहा था, ऑब्वियसली उसको गुस्सा भी आएगा क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ उल्टा ही डैनियल के ऊपर चढ़ गई कि तुम मुझे मत रोको, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, तुमको इन सब में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई यहाँ इनकी चल ही रही थी, दोनों के बीच में तू तू मैं चल ही रही थी। और फाइनली यहाँ एलिजाबेथ ने कहा कि डैनियल जस्ट स्टॉप हियर, और ये चीज सुनकर डैनियल बिल्कुल चुप हो गया। उसने एक वर्ड नहीं बोला, वो जस्ट रूम से बाहर आया, उसने एलिजाबेथ के कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया। 5 दिन बीत चुके थे। 21 अक्टूबर 2011 का टाइम आ चुका था जब सडनली ही डैनियल को कॉल आया, जब वो अपने ऑफिस में था, और कॉल पर कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। और उस पुलिस वाले ने डैनियल को कहा कि तुम्हें हम अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर एक केस फाइल किया है ओपन एंड ग्रॉस लूडनेस का। अब असल में यहाँ ओपन एंड ग्रॉस लूडनेस वहां एक कानून है अमेरिका के अंदर जो लिटरली किसी को भी अरेस्ट करवा सकता है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ बता नहीं रहा कि आप किसी के ऊपर इस कानून का इस्तेमाल करिए। ये वहां एक ऐसा कानून है जिसके लिए पुलिस को कोई सबूत की जरूरत नहीं है, अदालत को कोई सबूत की जरूरत नहीं है, और इसका इस्तेमाल वहां लोग बहुत गलत तरीके से भी करते हैं। लेकिन इस कानून में आखिर क्या भसड़ है, क्या दिक्कत है इस कानून में? तो असल में कानून वहां इनएप्रोप्रिएट टच के लिए बनाया गया है।
अनवांटेड टच, जैसे कि चलते चलते मान लो कोई किसी को गलत तरीके से टच करता है, किसी को पब्लिक प्लेस में गलत तरीके से टच करता है, घर के अंदर आते हुए गलत तरीके से टच करता है, घर में रहते हुए ही गलत तरीके से टच करता है, तो सामने वाला बंदा जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है कि मुझे उसने गलत तरीके से टच किया। तो यहां फाइनली आरोपी के ऊपर ओपन एंड ग्रॉस लूडनेस का केस दर्ज किया जाएगा और इसके लिए पुलिस को कोई सबूत की भी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली यहां टच करने का क्या ही कोई सबूत होगा, कोई किसी को उंगली लगाकर चला गया तो कहां कोई नोटिस कर पाएगा कि किसने उंगली लगाई है, कैसे लगाई है, कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना करेगा इस चीज को। और इस कानून का इस्तेमाल ज्यादातर वहां नाइट क्लब्स वगैरह में किया जाता है, जब वहां आपको पता ही होगा कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं और सारे नशे में भंड होकर, माल वगैरह पीकर, सारे सेट होकर फ्लोर के ऊपर डांस वगैरह करते हैं, तो गलत तरीके से एक दूसरे को टच कर ही देते हैं। और इस कानून का इस्तेमाल वहां इन्हीं तरीके के टचेस से बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहां यही आरोप एलिजाबेथ ने जाकर अब पुलिस के आगे डैनियल के ऊपर लगाया कि मुझे मेरे पति ने गलत तरीके से टच किया है। अब जैसे ये बात पुलिस वालों ने सुनी, उन्होंने कहा ओके मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले तो यहाँ सेट थे ही उस टाइम पर, उनको तो जस्ट एक शिकायत चाहिए थी और वो सीधा ही चाँव चाँव करते हुए डैनियल के ऑफिस में पहुंचे, उसको ऊपर से पकड़कर नीचे लेकर आए, गाड़ी में बैठाया, वापस पुलिस स्टेशन आए और पुलिस स्टेशन आते ही सीधा जेल में डाल दिया। फाइनल यहाँ डैनियल को 2 दिन बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उसे 6 महीने तक एंगर मैनेजमेंट के लिए और एलिजाबेथ से दूरी बनाकर रखने के लिए ऑर्डर दिए गए और उसके जो रिपोर्ट थी उसको रेगुलरली यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर सबमिट करवानी थी कि आखिर वो क्या काम कर रहा है, कहाँ अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, सब कुछ यहाँ उसको पुलिस वालों को बताना था अपनी जिंदगी के बारे में आने वाले 6 महीनों के लिए। अब ये चीज एक पति के ऊपर एक पत्नी ने लगाई थी, सोच कर देखिए आप, तो ऑब्वियसली वो पति बेचारा क्या ही करेगा, तलाक के लिए ही अप्लाई करेगा। उसके ऊपर जैसे ही केस फाइल हुआ, वो जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आया जमानत लेकर, तो उसने आते ही डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया एलिजाबेथ के लिए। अब डाइवोर्स का केस भी चल रहा था, लेकिन यहाँ अदालत इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर ये जो 3 बच्चे हैं इनके, इसकी कस्टडी किसको दी जाए। एलिजाबेथ कह रही थी मुझे दो, यहाँ डैनियल कह रहा था मुझे दो, लेकिन यहाँ अदालत इनकी कस्टडी किसको दे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली जब अदालत ने ये देखा कि डैनियल के ऊपर तो एक केस चल रहा है ओपन एंड ग्रॉस लूडनेस का, तो ऑब्वियसली उसको कस्टडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी अपनी पत्नी को गलत तरीके से टच किया है, तो हो सकता है यहाँ बच्चे उसके पास सेफ नहीं हो, और इसीलिए यहाँ इन तीनों बच्चों की कस्टडी अदालत द्वारा एलिजाबेथ को दे दी गई। और ये जब सारा कांड पब्लिक के सामने आया, जिस सीट से वो इलेक्शन जीती थी तकरीबन 1 साल पहले ही, और अब ये सारा कांड पब्लिक के सामने आ रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ एलिजाबेथ की जो इज्जत इस इलाके में बनी हुई थी वो सारी डूब चुकी थी। जो लोग उसके ऊपर पहले विश्वास करते थे वो अब डूब चुका था, वो सारा अब टूट चुका था, क्योंकि उसके पति ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि यहाँ एलिजाबेथ उसको चीट कर रही है, वो किसी और के साथ अफेयर रख रही है। और उसके बाद यहाँ एलिजाबेथ ने अपने पति के ऊपर ही ओपन एंड ग्रॉस लूडनेस का जो केस किया, उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, ऊपर से भी पॉलिटिकल प्रेशर बना एलिजाबेथ के ऊपर कि वो मजबूरन अपनी सीट से रिज़ाइन दे दे। ना चाहते हुए भी यहाँ लाख मना करने के बाद भी एलिजाबेथ के उसको वहाँ से मजबूरन वो रिज़ाइन देना पड़ा, और वहाँ से रिज़ाइन देकर वो अपने तीनों बच्चों को लेकर नवाडा से निकलकर सीधा अलास्का आ गई। अलास्का में वो कहीं और नहीं बल्कि टाइगर हेल्गेरियन के पास ही आई थी उसके साथ अब रहने के लिए। जी हाँ, वो अभी तक सबको मना करती आ रही थी कि उसका टाइगर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने रिजाइन दिया, उसने दुनिया की परवाह नहीं करी, वो सीधा ही अब टाइगर के साथ अपना घर बसाने वाली थी। डैनियल अब अकेला बच चुका था, वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा, लेकिन यहाँ उसका सबसे ज्यादा दिल जिस बात से टूटा था वो थे उसके 3 बच्चे, क्योंकि यहाँ वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अडोर करता था, वो उनको बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उनके बिना एक दिन भी नहीं रहता था, उनको देखे बिना वो रह ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ उसके तीनों बच्चे उससे बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे, एलिजाबेथ उनको अपने साथ ले जा चुकी थी, तो वो उनको देखने के लिए भी अब तरस रहा था। वो बार बार यहाँ एलिजाबेथ को मैसेज भी करता कि तीनों बच्चों की फ़ोटोज़ भेज दो, उनकी वीडियोज़ भेज दो, लेकिन यहाँ एलिजाबेथ उनको दिखाने से भी मना कर देती सीधा डैनियल को, और मजबूरन अब यहाँ डैनियल को अपनी पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही देख कर काम चलाना पड़ रहा था। वो उन फोटोज़ को और वीडियोज़ को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड भी करता, सभी को पॉजिटिव रहने के लिए कहता, खुद भी पॉजिटिव रहता, और उसने वही काम किया जो कि सन 1994 में किया था। जी हाँ, वापिस वो अपने इस आईटी कंप्यूटर वाले काम के अंदर लग चुका था, और बुरी तरह से उसने बहुत तगड़ी मेहनत करी, और ऐसी मेहनत करी कि वो बहुत ऊंचे पद के ऊपर अब नौकरी भी करने लगा। आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही यहाँ उसने दूसरी शादी भी कर ली। जी हाँ, एक बोगडाना नाम की महिला से उसकी शादी भी हो गई, और ये शादी अच्छी खासी चल भी रही थी। लेकिन तब टाइम आया सन 2019 का, जब फाइनली बोगडाना के साथ भी डैनियल की नहीं जमी, और बोगडाना ने भी अब वापस डाइवोर्स के लिए डाल दिया, और दोनों का डाइवोर्स अब 2019 में ही हो चुका था। सोच कर देखिए, एक लड़का 2 बार टूट चुका था, उसने अपना घर 2 बार बसाने
की सोची लेकिन उसका बस ही नहीं रहा था। पता नहीं दिक्कत कहाँ आ रही थी। खैर जो भी हो, यहाँ बॉगडाना भी जा चुकी थी। अब फिर से यहाँ डैनियल अकेला रह चुका था। दूसरी बार डाइवोर्स के टाइम भी यहाँ डैनियल बहुत पॉजिटिव दिख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। वो बहुत पॉजिटिव पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर करता कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल मैं फिर से अपना घर बसाने की कोशिश जरूर करूंगा। जैसे ही यहाँ इसका डाइवोर्स हुआ था तब यहाँ एक चीज डैनियल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी ये हुई कि 2019 का अंत आते आते एलिजाबेथ जो कि टाइगर हेल्गेरियन के साथ वहां दूसरे स्टेट में रह रही थी, लेकिन यहाँ उसका टाइगर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना वो भी वहां से अलग हो जाए और वापस लास वेगस में आकर रहने लगे। जी हाँ, सन 2019 के एंड होते होते एलिजाबेथ अपने तीनों बच्चों को वापस लेकर लॉस वेगस में आ चुकी थी और जब ये बात डैनियल को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि चलो ठीक है, उसके 3 बच्चे तो कम से कम पास में आ गए, वो उनको जाकर वहां देख तो सकता है। और जब एलिजाबेथ लास वेगस में आकर बच चुकी थी, बार बार डैनियल उनके घर के बाहर जाने लगा, वहां तीनों बच्चों को अपने पास बुलाता, उनके साथ टाइम बिताता, लेकिन घर के अंदर नहीं जाता। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, यहाँ एलिजाबेथ के साथ उसको कोई भसड़ नहीं मचानी थी। लेकिन फिर भी यहाँ एलिजाबेथ को पसंद नहीं था कि यहाँ इन तीनों बच्चों का बाप बार बार इनसे आकर मिलता है, उनके साथ टाइम बिताता है। वो बार बार तीनों बच्चों को समझाती कि नहीं, डैनियल के बुलाने पर तुम उसके पास मत जाया करो, तुम उससे लीगली नहीं मिल सकते, कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि वो अपने बच्चों को कभी नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ इन तीनों बच्चों में सबसे छोटी थी सियरा, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। और सियरा तो यहाँ अपने पिता यानी कि डैनियल के इतने ज्यादा क्लोज थी कि वो तो उसकी गाड़ी में ही आकर बैठ जाया करती थी और उसको कहती थी कि ठीक है पापा, मुझे कहीं घुमा कर लेकर आओ। बेचारा डैनियल इस बात को सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाता कि वो उसको कई बार अपने घर भी ले आता, 2-2 3-3 दिन यहाँ उसके पास ही रुक जाता। और जब यहाँ सियरा का मन अपने पिता के पास लगने लगा तो डैनियल ने सोचा कि वो ठीक है, एक बार और कोर्ट में जाकर अपील करेगा कि वो सियरा की ही कस्टडी ले ले, क्योंकि सियरा ही अभी सिर्फ नाबालिग थी, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और वो चाहता था कि सियरा उसके साथ परमानेंट रहने लगे। लेकिन यहाँ जैसे ही उसने कोर्ट में अपील की कि वो सियरा की कस्टडी लेना चाहता है, लेकिन यहाँ एलिजाबेथ फिर से बीच में आई, उसने फिर से टांग अड़ा दी कि नहीं, वो पहले ही एक सेक्स ऑफेंडर रह चुका है, उसके ऊपर पहले ही ओपन एंड ग्रॉस लूडनेस का केस भी चला था। और बदकिस्मती से यहाँ कोर्ट ने एक बार फिर से एलिजाबेथ के हक में ही फैसला सुनाया और मना कर दिया कि नहीं, सियरा तुम्हारे पास नहीं रह सकती, इसको वापस अपनी पत्नी के हवाले करो। वो पत्नी के हवाले तो कर दिया उसने सियरा को, लेकिन सियरा का मन नहीं लग रहा था, वो बार बार अपने पिता के पास आने लगी और सियरा से मिलने ही यहाँ डैनियल उसके घर भी जाने लगा। वो बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता, जब उसको मौका लगता तीनों बच्चे उससे आकर मिल लेते, सियरा भी उसकी गाड़ी में वापस आकर बैठ जाती और 2-2 4-4 दिन उसके पास रहने लगती। दिन अब ऐसे ही कट रहे थे। सियरा बार बार अपने पिता से मिलने के लिए उसके घर आ जाती, उसकी माँ उसको मना करती रहती, लेकिन फिर भी यहाँ डैनियल से वो मिलने के लिए तड़पती रहती थी। बार बार आ जाती, उसके पास रहती, उसके साथ रातें बिताती। बच्ची थी, ठीक है, अपने पिता से मिलने आ गई, वापस चली गई, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तब यहाँ दिन आया 8 अप्रैल 2021 का, जब बहुत कुछ अजीब सा हुआ। जी हाँ, 8 अप्रैल की सुबह सुबह ही डैनियल के एटीएम कार्ड से बहुत सारी एटीएम में, वहीं के लोकल एटीएम्स में एक साथ काफी सारे पैसों को विड्रॉल किया गया था। और इसका मैसेज ना सिर्फ डैनियल के फोन के ऊपर आ रहा था, बल्कि ये जॉइंट अकाउंट था जो कि उसकी दूसरी पत्नी बॉगडाना के साथ भी अटैच था। तो इन दोनों के ही मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आए जा रहे थे कि इतने डॉलर इस एटीएम से निकाल लिए, इतने डॉलर इस एटीएम से निकालने की कोशिश की गई है। तो यहाँ बैंक को लग रहा था कि जो भी एटीएम से पैसे निकाल रहा है ये फ्रॉड कर रहा है और उन्होंने तुरंत ही यहाँ एटीएम को ब्लॉक कर दिया। अब इस चीज को लेकर बॉगडाना भी बहुत ज्यादा हैरान कि नहीं, डैनियल तो ऐसा कभी नहीं करता, उसको तो अपना एटीएम पिन भी अच्छे से याद है और उसको पता है कि इसकी लिमिट कितनी है, तो वो एकदम से इतने सारे पैसे क्यों निकालेगा, क्या डैनियल ठीक है या नहीं। तो उसने तुरंत ही उठाकर अपना फोन डैनियल को लगाया सुबह सुबह ही। लेकिन यहाँ डैनियल का फोन तो बज रहा था बट कोई पिक नहीं कर रहा था। उसने बार बार फिर से डैनियल को फोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसने फिर नहीं उठाया। तब यहाँ बॉगडाना को बहुत ज्यादा टेंशन हुई, वो पास ही में रहा करती थी डैनियल के। तब यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना हम एक बार जाकर उसकी माँ से मिलाएं और पूछ कर आए कि डैनियल कहीं उनके पास तो नहीं आया। बॉगडाना अपने घर से निकलकर अपनी गाड़ी उठाकर डैनियल के माँ के घर गई, जिनका नाम क्रिस्टीन था, और क्रिस्टीन को जाकर बोली कि सुबह सुबह ही मेरे फोन के ऊपर इतने सारे मैसेजेस आए हैं और कोई है जो डैनियल के या फिर डैनियल खुद है जो इतने सारे पैसों को निकालने की कोशिश कर रहा है इस बैंक अकाउंट से, जो कि हम दोनों का जॉइंट अकाउंट था। अब ये चीज देखते ही क्रिस्टीन को भी बहुत ज्यादा अजीब सा लगा कि क्यों उसका बेटा ऐसे पैसे निकालेगा। क्रिस्टीन ने अपना फोन उठाया, तुरंत ही डैनियल को लगाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ डैनियल का फोन लग तो रहा था बट कोई उठा ही नहीं रहा था। तब उसको याद आया कि उसकी पोती यानी कि डैनियल की बेटी सियरा भी तो उसके साथ ही घर में रह रही है 2-4 दिन से पिछले, तो क्यों ना वो सियरा को फोन करे। उसने सियरा को फोन करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ क्रिस्टीन बार बार अपनी पोती सियरा को फोन लगाए जा रही थी बट सियरा ने भी फोन नहीं उठाया। हार कर उसने मैसेज कर दिया कि आखिर डैनियल कहां पर है और तुम कहां पर हो, तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तब यहाँ सियरा की तरफ से एक मैसेज आया
कि दादी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी फोन नहीं उठा सकती, मेरा फोन खराब हो गया है, मैं आपको थोड़ी देर में बैक कॉल करती हूँ। और साथ ही उसने यहाँ लिख दिया था कि उसके पापा यानी कि डैनियल वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो। अब जैसे ये मैसेज सियरा के फोन से क्रिस्टीन को आया तो वहां साइड में खड़ी बोग्डाना, उन दोनों को थोड़ी चैन की सांस मिली कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेफ ही हैं, यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है। अब यहाँ बार बार क्रिस्टीन ये जानने की कोशिश कर रही थी सियरा से कि आखिर डैनियल के एटीएम को क्या हुआ है, वो क्यों अपने आप नशे में चल रहा है, उसके साथ इतनी सारी ट्रांजैक्शन कैसे हुई हैं, किसने इतने सारे पैसे निकलवाए हैं। लेकिन यहाँ अगेन सियरा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज में भी बहुत सारे मैसेज किए क्रिस्टीन ने, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। तो दोनों को थोड़े से सस्पिशियस तो लग रहा था मैटर कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, कोई ना कोई तो भसड़ यहाँ जरूर मची है। 8 अप्रैल का पूरा दिन बीत चुका था, 8 अप्रैल की रात भी बीत गई, 9 अप्रैल 2021 का दिन आ चुका था, सुबह हो चुकी थी। और अब फिर से सुबह उठते ही क्रिस्टीन ने अपना फोन उठाया और डैनियल को फोन करना शुरू कर दिया। पहले जहां फोन लग रहा था अब तो डैनियल का फोन ऑफ आ रहा था, वो सीधा वॉइस मेल के ऊपर जा रहा था। तब यहां उसने फिर से सियरा को फोन करने की कोशिश करी, सियरा फोन नहीं उठा रही थी। उसने तुरंत सियरा को मैसेज किया कि आखिर डैनियल कहां पर है, अब जहां पर भी है डैनियल उसको तुरंत बोलो मुझे फोन करे और मुझे उससे बात करनी है जरूरी। लेकिन यहां सियरा की तरफ से क्रिस्टीन को मैसेज आया कि पापा अभी फोन नहीं उठा सकते क्योंकि वो अभी शावर ले रहे हैं और वो जैसे ही बाहर आएंगे मैं उनकी तुरंत आपसे बात करवा दूंगी। अब जैसे ये मैसेज सियरा का क्रिस्टीन को मिला तो उसने पढ़ा और उसको पढ़ के बहुत अजीब सा लगा कि नहीं, उसका बेटा यानी कि डैनियल ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो अपनी माँ का फोन ना उठाए, क्योंकि कल भी उसने बहुत सारे फोन डैनियल को करे थे और पलटकर एक फोन भी डैनियल का उसकी माँ को नहीं आया था। अब इस चीज को लेकर क्रिस्टीन को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी, वो बहुत ज्यादा परेशान सी होने लगी। उसने तुरंत ही बोग्डाना को फोन किया और कहा कि मुझे ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है, मुझे नहीं पता कि डैनियल कहाँ पर है, मेरी कल से उसके साथ बात नहीं हुई है। सियरा के भी 2-3 ही मैसेज आए हैं जिसमें वो बता रही है कि डैनियल यहाँ शावर ले रहा है, डैनियल फोन नहीं उठा सकता, अब उसका फोन भी बंद आ रहा है, मुझे कुछ दिक्कत लग रही है। तो यहाँ इन दोनों ने, बोग्डाना और क्रिस्टीन ने, दोनों ने ही मिलकर सोचा कि हम तो यहाँ उसके घर से थोड़ा सा दूर हैं, हमें जरूर उसके घर पर किसी को भेजकर चेक करवा लेना चाहिए, एक वेलफेयर चेक करवा लेना चाहिए कि आखिर इस घर के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। तो और किसी को तो वो भेज नहीं सकते थे, इससे पहले कि वो पुलिस को डायल करते कि हाँ पुलिस जाकर वेलफेयर चेक करे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जिस घर में डैनियल रहता है उस घर के मालिक को ही घर में भेज दें ताकि वो जाकर देख आए कि आखिर वहां कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ क्रिस्टीन ने उस घर की मालकिन को फोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ दिक्कत हो रही है, डैनियल फोन नहीं उठा रहा है, उसकी पोती सियरा भी यहाँ मैसेजेस में बात कर रही है, हमें नहीं पता कि ये दोनों कहाँ पर हैं, आप प्लीज एक बार जाकर घर में देख कर आइए कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। तो उसकी मालकिन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप एक बार शांति रखिए, मैं घर के पास ही हूँ, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। तो यहाँ क्रिस्टीन ने फोन रखा, वो मालकिन जो थी वो अपने घर से बाहर निकली। बाहर निकलते उसको उसकी एक दोस्त सड़क के ऊपर ही मिल गई और उसने कहा कि चलो एक बार हमें हमारे जो घर किराए के ऊपर दिया हुआ है हमने उस घर के अंदर जाकर आना है, वहाँ वेलफेयर चेक करना है। तो उसकी दोस्त भी बोली हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेली ही हूँ, मैं चल पड़ूंगी। तो ये दोनों महिलाएं मिलकर अब उस घर में जाने लगी जहां डैनियल रहा करता था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ड्राइववे में, जहां ड्राइववे होता है जहां पर वो गाड़ियां खड़ी करते थे अपनी, वहां पर यहां डैनियल की गाड़ी खड़ी ही नहीं थी, मतलब डैनियल को घर के अंदर नहीं होना चाहिए था। तो अगर यहां डैनियल घर के अंदर नहीं था तो वो कहां था और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा था। खैर यहां इन दोनों ने सोचा कि एक बार हम घर के अंदर देख लेते हैं, क्या पता गाड़ी कोई और लेकर गया हो, सियरा भी तो चलाती है आजकल थोड़ी बहुत गाड़ी, क्या पता वो लेकर गई हो। तो इन दोनों ने जाकर दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जिसके बाद इन्होंने फिर से बहुत बार यहां दरवाजा खटखटाया बट कोई आवाज नहीं आई। इन दोनों ने आसपास घूमकर देखा, घर के चारों तरफ खिड़कियों के अंदर झांक झांक कर देखा कि क्या अंदर कोई है, लेकिन यहां अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब यहां उस घर की मालकिन ने सोचा कि ठीक है मेरे पास दूसरी चाबी भी है इस घर की, तो मैं अंदर जाकर देख ही लेती हूं। इससे पहले कि वो घर पर जाकर अपने वापस दूसरी चाबी लेकर आती इस घर में, उसने एक बार जस्ट हाथ लग गया, उसका ट्राई किया उसने इस घर के जो डोर नॉब होती है, जो लॉक होता है, उसको घुमाने का, और उस टाइम पर वो लॉक खुला हुआ था। उसको यहां चाबी लेकर आने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे उसने एक बार उसको हिलाकर देखा, वो दरवाजा खुल गया। तो ये दोनों महिलाएं अब इस घर के अंदर जा चुकी थी, लेकिन जिस स्पीड के साथ ये दोनों महिलाएं इस घर के अंदर गई थी उससे कई गुना स्पीड से बाहर चिल्लाती हुई आई कि यहां बहुत भयंकर भसड़ मची हुई है इस घर के अंदर, तुरंत 911 को कॉल करो। सबसे पहले यहाँ पुलिस को फोन किया गया और समझाया गया कि आखिर यहाँ भसड़ क्या मची है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिर इन घर की मालकिन ने और पुलिस वालों ने मिलकर, जब पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंच चुकी थी, 911 कॉल यहाँ पर कर दिया गया था, तो पुलिस वाले भी यहाँ आ चुके थे। और इससे पहले कि इन सब ने मिलकर इस घर के अंदर क्या देखा वो मैं आपको बताऊं, हम चलते हैं 24 घंटे पहले। और 24 घंटे पहले बात करते हैं जब पहली बार क्रिस्टीन को पता लगा था कि
उसके बेटे के एटीएम से काफी जगह पैसे विड्रॉ किए गए हैं। तो जब पुलिस वालों ने इस एटीएम को ट्रेस किया तो उनको पता लगा कि 24 घंटे पहले इस एटीएम से अलग अलग सुपरमार्केट्स में एक लड़का और एक लड़की इस कार्ड से शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। वो बहुत सारा सामान अलग अलग सुपरमार्केट में जा जाकर खरीद रहे हैं इस कार्ड से। और इसके अलावा भी वो काफी सारे एटीएम्स में गए, इस कार्ड से पैसा निकालने की कोशिश करी। कई एटीएम से उनका पैसा निकल भी गया, लेकिन कई में जिनके अंदर सुरक्षा ज्यादा थी वो एटीएम यहां पैसा निकालने से मना कर गए। और इसी की वजह से यहां बार बार वो मैसेजेस बॉगडोना के पास जा रहे थे, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान था डैनियल की सुरक्षा को लेकर। और इसके अलावा अगले दिन यानी कि जिस दिन ये घर की मालकिन दोपहर के टाइम पर 1 बजे के आसपास इस घर के अंदर घुसी थी, उसी दिन सुबह 10:30 बजे डैनियल की निसान अल्टीमा गाड़ी लॉस वेगस से बाहर निकलते हुए एक टोल के ऊपर ट्रेस हुई। वहां उसने वो टोल क्रॉस किया था लॉस वेगस से बाहर जाने के लिए। और फाइनली जब 1:30 बजे वो मालकिन अंदर गई और वो भागती हुई बाहर वापस आई और उसने जब पुलिस को यहां बुलाया और जब पुलिस वाले इस घर के अंदर घुसे, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने सारे की सारी जो दीवारें थी इस घर की, जो लिविंग हॉल की जो दीवारें थी वो सारी की सारी काली पड़ चुकी थी। वहां धुआं बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा था और इन सब के बीच में जो घर का फर्नीचर था वो सारा एक साइड करके रखा गया था और साथ यहाँ बीच में एक लाश पड़ी हुई थी और वो भी अधजली कंडीशन में। जी हाँ, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि डैनियल की ही थी। उसको किसी ने काट पीट कर मैं कहूँ जला डाला था। उसके लाश के कई टुकड़े आइड साइड में पड़े हुए थे और उसको यहाँ इतने बुरे तरीके से मारा गया था कि आप और मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पुलिस के हाथ अब यहाँ डैनियल की लाश लग चुकी थी। उसकी माता क्रिस्टीन और उसकी एक्स वाइफ यानी कि बॉगडोना को भी यहाँ बुलाया गया और उनसे लाश की पहचान करवाई गई। दोनों का रोना नहीं रुक रहा था। क्रिस्टीन ऑब्वियसली यहाँ डैनियल की माँ, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बेटे के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। 9 तारीख को यहाँ डैनियल की लाश मिली थी। 13 अप्रैल 2021 का दिन आ चुका था और अब तक भी पुलिस वालों के हाथ खाली थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कांड कौन बैठा सकता है। तब यहाँ उनको एक सूचना मिली कि जो एटीएम वो डैनियल का ढूंढ रहे हैं उसको हाल ही में वहीं की एक लोकल ट्रांसपोर्ट बस में ट्रैवल करते हुए एक लड़का और लड़की इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पुलिस वालों ने वो एटीएम ट्रेस के ऊपर डाला था तो ऑब्वियसली जहां भी उसे ट्रांजैक्शन हुई वो जगह ट्रेस कर ली गई और पुलिस ने तुरंत ही आसपास के अधिकारियों को बता दिया कि जिसने भी ये एटीएम यूज किया है उन दोनों को तुरंत ही झप लो और तुरंत हमारे हवाले कर दो। 13 अप्रैल 2021 के दोपहर को सॉल्ट लेक सिटी यूटा पुलिस ने एक लड़का और एक लड़की को अरेस्ट किया और उनको पुलिस स्टेशन लेकर आए और उनके मोबाइल वगैरह भी जब्त कर लिए गए थे और उन मोबाइल में से पुलिस वालों को एक वीडियो मिली और उस वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं पहले। Welcome back to our YouTube channel. After murdering day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. इसके अंदर आपको एक लड़की और एक लड़का दिखाई दे रहा होगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लड़का और लड़की है कौन, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। लेकिन नहीं, क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि इस लड़की को आप पहले भी देख चुके हैं। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिएरा ही थी और इसके साथ जो ये लड़का दिखाई दे रहा है ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था जिसकी उम्र 18 साल की थी। लेकिन अब आप यहाँ मुझसे पूछेंगे कि बता विक्की, इन दोनों की वीडियो तू हमें क्या दिखा रहा है, क्या हुआ था इस केस के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस केस की असल सच्चाई, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर, रिश्तों को तोड़ देने वाली थी, वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो असल में यहाँ 6 अप्रैल 2021 के दिन सिएरा जब डैनियल से मिलने के लिए उसके घर आई रात के टाइम पर, वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका वही 18 साल वाला लड़का, ये चिंगपोंग सा लड़का जो कि देख रहे हैं आप इस वीडियो के अंदर, वो लड़का भी उसके साथ ही था। और जैसे इन दोनों ने जाकर डैनियल के घर का दरवाजा खटखटाया, डैनियल ने दरवाजा खोला, सामने अपनी लड़की को खड़ा देख वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने पूछा कि ये लड़का कौन है, तो यहाँ सिएरा ने बता दिया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड ही है। अब हम चलते हैं थोड़े टाइम पीछे। ये लड़का पहली बार डैनियल से नहीं मिल रहा था बल्कि डैनियल को पहले भी पता था कि सिएरा एक रिलेशनशिप में है। अभी उसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल की ही थी, लेकिन वो रिलेशनशिप में आ चुकी थी एक 16-17 साल के लड़के के साथ। और ये चीज दोनों के लिए ही गलत थी। और डैनियल को जब पता चला तो उसने एलिजाबेथ के साथ ये डिस्कस किया कि सिएरा एक रिलेशनशिप के अंदर है और वो ऐसे ऐसे एक लड़के को डेट कर रही है। एलिजाबेथ को भी ये बुरा लगा। उसने कहा कि ठीक है, हम इस लड़के के माता पिता से बात करते हैं और उनको ही कह देंगे कि हम अपनी लड़की को समझाएंगे, तुम अपने लड़के को समझा लो, ये दोनों वापस नहीं मिलने चाहिए। एलिजाबेथ और डैनियल खुद यहाँ 2020 के अंदर उस लड़के के माता पिता को समझाने के लिए गए थे कि ऐसे ऐसे हमने अपनी लड़की को
रोक लेंगे और आप अपने लड़के को रोक लो। इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कास्ट का भी इशू है, पता नहीं बाहर क्या दिक्कत होती है। जो भी था, इन दोनों के माता पिताओं ने एक दूसरे को समझा लिया था और ये दोनों परिवार मान भी चुके थे कि अब आगे से लड़का लड़की नहीं मिलेंगे। जब ये बात सिएरा को पता लगी और उसके बॉयफ्रेंड को पता लगी कि दोनों के माता पिताओं ने आपस में डिसीजन ले लिया है कि वो आपस में नहीं मिलेंगे, ना ही देखेंगे, ना ही बात करेंगे, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उनके माता पिता हम दोनों को क्यों रोक रहे हैं, हमारी भी तो जिंदगी है। लेकिन अभी यहाँ सिएरा और उसका बॉयफ्रेंड ये समझ ही नहीं रहे थे कि वो दोनों अभी तक नाबालिग थे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी बात का गुस्सा सिएरा और उसका बॉयफ्रेंड लेकर अपने माइंड में बैठे हुए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे वो एक हो जाए। उसके बॉयफ्रेंड ने सिएरा से पूछा कि आखिर बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो सिएरा ने कहा कि हमें जो हमारे बीच में आ रहा है उसको निपटाना पड़ेगा। और सबसे पहले तो यहाँ सिएरा को दिख रहा था उसका बाप डैनियल खुद, वो डैनियल जो कि उसको अपनी पलकों पर रखता था, सारा सारा दिन उसको खिलाना पिलाना घुमाना फिराना, हर जिद उसकी पूरी करता। लेकिन यहाँ उसको पता ही नहीं था कि उसकी खुद की बेटी ही उसके कांड का रीजन बनने वाली थी। फाइनली जब 6 अप्रैल 2021 के रात को सिएरा और उसका बॉयफ्रेंड जब डैनियल के घर पर पहुंचे, डैनियल ने दरवाजा खोला, सामने सिएरा को खड़ा देखा और पीछे उस लड़के को खड़ा हुआ देखा, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये वही लड़का है। डैनियल समझ चुका था कि हाँ ये वो भी हो सकता है। और जब ये उस रात वहां पहुंचे तो डैनियल ने कहा ठीक है आ जाओ सिएरा तुम भी आओ, और उसके बॉयफ्रेंड को भी अंदर बुलाया। डैनियल बहुत ज़्यादा खुश था कि ठीक है सिएरा उससे मिलने आई है, उसका दोस्त भी उससे मिलने आया है। बहुत ज़्यादा फन उस रात को ये तीनों करने वाले थे। तीनों ने बैठकर मूवीज वगैरह भी देखी और सुबह होते होते सभी सोने के लिए चले गए। 8 अप्रैल की सुबह सुबह आ चुकी थी, लेकिन यहाँ डैनियल को कोई अंदाजा नहीं था कि वो 8 अप्रैल की गुड मॉर्निंग तो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ सिएरा और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वहीं उसी के घर में रखी हुई किचन के अंदर चाकू निकाला और चाकू को लेकर सिएरा और उसका बॉयफ्रेंड खुद डैनियल के कमरे में आए और उसको पीछे पीठ से ही 70 से भी ज़्यादा बार वार उसकी पीठ में उसके बॉयफ्रेंड और सिएरा द्वारा किए गए। सिएरा ने अपने ही बाप का मर्डर अपने ही हाथों कर दिया था। बेशक ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा अटपटी सी लग रही है, लेकिन हाँ ये चीज़ सच्चाई थी। और ना सिर्फ इन्होंने मर्डर किया, बल्कि यहाँ मर्डर करते ही इन दोनों ने वो जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो वीडियो भी बनाई, जिसके अंदर ये लड़का, ये चटपटा सा लड़का बोल रहा है मर्डरिंग समबडी, और इसको बोलने से ये रोक रही है लड़की सिएरा। Welcome back to our YouTube channel. After murdering day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. इसको शर्म ही नहीं आ रही बिल्कुल भी कि उसके साथ में लेटा हुआ ये लड़का, निब्बा सा लड़का, किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके पिता के लिए ही ये सब कुछ बोल रहा है। खैर यहाँ अपने पिता की जान लेने के बाद सिएरा ने उसकी जेब में से वो एटीएम कार्ड निकाला और अलग अलग एटीएम में जाकर पैसे निकलवाने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ उसको डैनियल के एटीएम का पिन पता ही था। साथ ही यहाँ अलग अलग सुपर मार्केट्स में वो कुछ और सामान नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े चाकू, धारदार हथियार और साथ ही चेन सो वगैरह खरीद कर लेकर आए। और उन्होंने यहाँ 8 अप्रैल का पूरा दिन ये सोचने में निकाल दिया कि आखिर अब डैनियल की लाश का करे क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। और उनके माइंड में ये आया कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं चेन सो से या फिर बड़े बड़े चाकुओं से, और उसके बाद हम इसको ईजिली आग लगा देंगे और इस पूरे घर को ही जला देंगे, ताकि यहाँ सबको ये लगे कि घर के अंदर जलने की वजह से डैनियल की मौत हो गई है। ये इनका प्लान था। और इस घर को आग लगाने के बाद वो बाहर खड़ी डैनियल की गाड़ी को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। बहुत सारा पैसा डैनियल के कार्ड से वो निकाल लेंगे। ये प्लान इन दोनों चटपटों ने मिलकर बनाया था। खैर यहाँ उस चेन सो से बहुत गंदी तरीके से डैनियल की लाश को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उसके हर बॉडी पार्ट्स के साथ म्यूटिलेशन की गई। उसके पैरों को भी बीच बीच में से काटने की कोशिश की गई, लेकिन वो चेन सो पता नहीं क्या वो चाइना से उठा कर लाए थे या फिर पता नहीं क्या वो चोर बाजार से लेकर आए थे। वो बार बार बीच में रुक रहा था। जैसे ही वो स्किन को टच करता वो थोड़ा सा तो काटता, उसके बाद रुक जाता, फिर वो बाहर निकालते, फिर उसको काटना शुरू करते, लेकिन वो काट नहीं पा रहा था। जगह जगह से बेचारे डैनियल की लाश को उन्होंने उधेड़ डाला था, बट वो पूरी तरह से काट नहीं पाए थे। खैर जब यहाँ ये दोनों डैनियल की लाश को पूरी तरह से नहीं बिखेर पाए तो इन्होंने जस्ट लिविंग रूम के बीच का जो फर्नीचर था उसको साइड में किया, डैनियल की लाश को बीच में रखा, गैसोलीन का एक कैन जो कि गाड़ी में रखा हुआ था डैनियल की, उस कैन को बाहर निकाल कर लेकर आए, डैनियल की लाश के ऊपर गैसोलीन डाला और उसको आग लगा दी। इन्होंने आइड साइड में भी यहाँ गैसोलीन फेंक दिया था ताकि पूरा घर ही जलकर राख हो जाए और इसके कोई सबूत यहाँ ना बचे कि आखिर इस घर के अंदर क्या हुआ था। लेकिन उनसे बस गलती ये रह गई कि उन्होंने गैसोलीन थोड़ा कम डाला। वो जो गैसोलीन जहाँ जहाँ पहुँचा था वहाँ पक्की दीवारें थी,
बाकी थोड़ा सा अगर आइट साइड में वो कर देते तो दीवारें भी जल जाती, बट यहाँ दीवारें नहीं जल पाई। और जब वो मालकिन अंदर गई थी अपने घर को देखने के लिए तो उस टाइम पर यहाँ डैनियल की लाश के अंदर से धुएं निकल रहे थे और उसी को देखकर चिल्लाती हुई वो मालकिन अपने घर से बाहर निकली थी। सोचकर देखिए आप, एक बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर क्या कुछ कर सकती है, अपने पिता को ही मिटा सकती है सिर्फ उस लड़के को पाने के लिए, और वो भी पता नहीं वो उसे शादी करेगा या नहीं करेगा। एक आदमी जो कि हम कह सकते हैं कि एक आइडियल आदमी था, उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया, पत्नी उसको धोखा देकर चली गई। वो अपने बच्चों को चाहता था, कोर्ट ने उसे बच्चे हासिल नहीं करने दिए। दूसरी बार शादी करी, दूसरी बार भी पत्नी छोड़कर चली गई। फिर से उसने अपने बच्चों को हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर यहाँ बच्ची एक हासिल तो हुई, सिएरा। और उस सिएरा ने वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो पिता सोच भी नहीं सकता। उसको क्या ही पता था कि जब वो रात के टाइम पर सिएरा और उसके बॉयफ्रेंड को घर पर अंदर आने दे रहा है तो उसको क्या अंदाजा था कि उसकी ही बेटी यहाँ मौत बनकर उसके घर में अंदर आई है। खैर यहाँ पर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और वो वीडियो भी यहाँ कोर्ट में जब देखी तो सभी की आंखों में पानी आ चुका था। जिसने भी इस केस के बारे में जाना वो विश्वास ही नहीं कर पाया कि एक बेटी भी यहाँ, सिर्फ 16 साल की बेटी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये सब कुछ कर सकती है। जब मैंने इस केस को जाना तो लिटरली मेरे को अंदर से बहुत बुरा फील हुआ बेचारे डैनियल के लिए। वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाया, वो सुख नहीं देख पाया। ये केस आज भी कोर्ट के अंदर ही है। इन दोनों ने अपने आप की सफाई देने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए। सिर्फ यहाँ पुलिस ने ही वो वीडियोस जो इनके मोबाइल से मिली थी, वो मर्डर करने के बाद की वीडियो, वो यहाँ पुलिस ने सबूत बनाकर कोर्ट में रखी और उसके बिहाफ पर ही इनका ट्रायल अभी चल रहा है। इनको क्या सजा होगी आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये बात पक्का है कि इस केस के अंदर इन दोनों को उम्र कैद तो जरूर होगी ही होगी। खैर ये कहानी थी डैनियल और उसकी बेटी सिएरा की, जो कि आज भी एक बदनामी का धब्बा है एक बाप बेटी के रिश्ते के लिए। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछने हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो करके वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सिबू गिरी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।